हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। पिछले वाले वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा सेगमेंट बचा हुआ है जिसकी वजह से ये आज भी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो पिछला जो वीडियो था हमने उसमें छोटा नागपुर के नागवंशी शासकों के बारे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी को मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो देखिए, नागवंशी शासकों में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया होगा फनी मुकुट रॉय के बारे में। फनी मुकुट रॉय के बारे में, ठीक है। जिन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था तो राजधानी बनाया था सुतियाम्बे को। किसे बनाया था? सुतियाम्बे को, ठीक है। अगला जो शासक था कौन? तो मुकुट रॉय, मुकुट राय, ठीक है। और उसके अगला जो शासक बना कौन बना? तो मदन राय, ठीक है। और अगला जो बना वो कौन बना? तो प्रताप राय, प्रताप राय, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? तो चुटिया। कहाँ बना ली? चुटिया स्थानांतरित कर ली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब ये राय का जो क्या कहते हैं कि उपाधि जो खत्म हुई, वो भीमकर ने क्या किया तो अपनी जो उपाधि है राय की वो खत्म कर दी। और क्या की तो उपाधि के तौर पे कर्ण की उपाधि क्या की तो ले ली, ठीक है। और कहा जाता है, क्या मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो संपर्क था वो कलचुरी वंश के साथ था, ठीक है। किसके साथ था? तो कलचुरी वंश के साथ इसका क्या था? संपर्क था। जिसकी वजह से क्या किया था इसने, अपनी जो क्या कह सकते हैं अपना जो टाइटल है उसने राय की जगह पे क्या कर ली तो कर्ण कर ली, ठीक है। तो इसी के आगे हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसके आगे। जैसे आप देख सकते हैं कि भीम कर्ण के बाद कौन से शासक आए? तो शिवदास कर्ण, ठीक है। तो शिवदास कर्ण जो थे ये नागवंश के एक प्रमुख शासक थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नागवंशी राज्य का या शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था, प्रमुख शासक था। अगर बात करें फ्रेंड्स कि इसकी जो शासन काल है कब से शुरू हुई है, तो कह सकते हैं शासन प्रारंभ कब हुआ? तो 15वीं सदी, 15वीं सदी, यानी कि 14वीं सदी के अंत में कहा जा सकता है, ठीक है। 14वीं सदी के अंत में और 15वीं सदी के शुरुआत में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आपने सुना होगा एक मंदिर के बारे में, उस मंदिर का नाम जो है वो है महामाया मंदिर। महामाया मंदिर। तो महामाया मंदिर इसे जो है इसे हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हापा मुनि मंदिर, ठीक है। जो कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये कहाँ पे है? हापा मुनि गांव में। हापा मुनि गांव, ये जो है ये गांव आपका पड़ता है कहाँ पे? तो घाघरा, जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा ये जो महामाया मंदिर है, मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया, तो कहा जाता है क्या कि महामाया मंदिर की स्थापना जो है वो शिवदास कर्ण ने की थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। महामाया मंदिर जो है इसकी स्थापना गजघंट राय ने करवाया था। स्थापना गजघंट, एक मिनट, गजघंट राय ने करवाया था। कब? तो 908 ईस्वी में। कब करवाया था? 908 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो शिवदास कर्ण जो है, जैसे कहीं कहीं पे आपको बुक पे मिलेगा लिखा हुआ क्या कि इस मंदिर की स्थापना जो है वो शिवदास कर्ण ने करवाई थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी मंदिर में इन्होंने क्या किया था तो एक मूर्ति जो है विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसी मंदिर पर
इसी मंदिर में शिवदास कर्ण ने शिवदास कर्ण ने विष्णु की मूर्ति विष्णु की मूर्ति विष्णु की मूर्ति स्थापित विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो आखिर विष्णु की मूर्ति है तो कोई पंडित के द्वारा ही स्थापित कराई गई होगी, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, कौन? सियानाथ देव। सियानाथ देव जो क्या थे? तो एक मराठा ब्राह्मण थे, मराठा ब्राह्मण, ठीक है। तो इन्हीं के हाथों क्या किया गया था? तो इस मूर्ति को वहां पे स्थापित कराया गया था, ठीक है। इन्हीं के हाथों इस मूर्ति को स्थापित करवाया गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको बुक पे लिखा मिले कि शिवदास कर्ण ने महामाया मंदिर की स्थापना की थी, तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो शिवदास कर्ण जो थे, उन्होंने विष्णु की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित करवाई थी। और गजघंट राय ने क्या करवाया था? तो 908 ईस्वी में क्या करवाया था? इसकी स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला जो हमारा नागवंशी शासक है वो कौन है? तो प्रतापकर्ण, ठीक है। जो प्रतापकर्ण जो रहता है वो क्या रहता है? तो लोधी वंश का समकालीन होता है। ये जो रहता है ये लोधी वंश का समकालीन होता है। समकालीन कहने का सेंस है कि इसका जब शासन चल रहा होता है तो उसी समय लोधी वंश का भी शासन क्या होता है? तो चल रहा होता है। बात करें इसकी टाइम पीरियड की, तो ये 1451 से 1469 तक क्या था? इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। देखिए, लोधी वंश के समकालीन केवल प्रतापकर्ण ही नहीं थे, इसके अलावा एक कह सकते हैं कि दो अतिरिक्त और भी शासक थे, जैसे कि एक आपका छत्रकर्ण और एक आएंगे कौन? तो विराटकर्ण। छत्रकर्ण के बाद एक कौन आएंगे आपके? विराटकर्ण, ठीक है। तो पहले अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतापकर्ण, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रतापकर्ण का जब शासनकाल चल रहा था उस दौरान जो है नागवंशी राज्य कह सकते हैं। ये जो थे ये कौन थे? नागवंशी शासक ही ना, ठीक है। तो प्रतापकर्ण के समय जो है नागवंशी राज्य घटवार विद्रोह से त्रस्त था, यानी कि उसकी मार झेल रहा होगा, ठीक है। बार बार अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आक्रमण किया जाए तो राज्य क्या होता है? वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। जब घटवार विद्रोह जब हो रहा था कहाँ पे? नागवंशी राज्य में। उसी दौरान क्या हुआ था कि तमाड़ के राजा जो थे उन्होंने क्या किया था कि इनकी जो राजधानी है, इनकी राजधानी जो थी खुखरागढ़ को या राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर दी और नागवंशी शासक प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया, ठीक है। जब घटवार विद्रोह जब हो रहा था यहाँ नागवंशी राज्य में, उसी दौरान क्या हुआ था कि तमाड़ के राजा ने भी क्या किया? उन्होंने भी मौका देखा और खुखरागढ़ को क्या कर लिया? तो
घेराबंदी कर लिया, और घेराबंदी करने के बाद प्रतापकर्ण को बंदी बना लेता है। ठीक है, तो जब बंदी बना लेता है और उसको क्या करता है, बंदी बना के किले में कैद कर लेता है, किले में कैद कर लेता है। देखिए, अब किले में जब इसे कैद कर लिया तो इसे बाहर निकलने के लिए क्या होगा, किसी की सहायता चाहिए होगी, किसी की सहायता चाहिए होगी ना। तो ये सहायता किससे लेता है, ये सहायता लेता है बाघदेव सिंह से। किसे लेता है, बाघदेव सिंह से। ठीक है, और ये क्या रहते हैं, तो आगे हम, एक मिनट, ये जो बाघदेव सिंह जो रहते हैं ये इसकी सहायता करते हैं। ठीक है, और आगे चल के क्या होता है ना कि ये प्रतापकर्ण और बाघदेव सिंह जो है ये दोनों मिलके तमाड़ के राजा के विरुद्ध क्या होते हैं, तो युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रतापकर्ण घेराबंदी, प्रतापकर्ण घेराबंदी से निकलने के लिए खरवार राजा बाघदेव सिंह से सहायता लेता है। ठीक है, और सहायता लेने के बाद क्या होता है, तो तमाड़ के राजा के विरुद्ध क्या होती है, तो युद्ध होती है। ठीक है, तो तमाड़ के राजा वर्सेस कौन कौन होंगे, तो नागवंशी शासक, और एक कौन आएंगे, तो बाघदेव सिंह। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि जो तमाड़ के राजा होते हैं वो क्या होते हैं, तो हार जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये हार जाते हैं, और ये जो पक्ष होता है वो क्या होता है, तो ये जीत जाता है। तो देखिए, मान लीजिए अगर युद्ध हो रहा है और युद्ध में जो मेन जो नेतृत्व करता होंगे, जैसे मान लीजिए नागवंशी शासक जो थे, कौन थे, तो मैंने आपको बताया ना यहाँ की प्रतापकर्ण को क्या कर लिया गया था, तो उसे बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उसे जब बंदी बना लिया गया तो उसे सहायता चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, तो इसकी सहायता बाघदेव सिंह ने की, और जब इसकी सहायता निकलने में हो गई तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तो इसके खिलाफ क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। तो जीतने के बाद जो है ये बाघदेव सिंह को इनाम के तौर पे कर्णपुरा का क्षेत्र क्या होता है, इन्हें प्रदान किया जाता है। कर्णपुरा का क्षेत्र प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इनाम के तौर पर, ठीक है, जब ये युद्ध जीत जाते हैं तो इनाम के तौर पे पहला बात क्या कि इन्होंने इसकी मदद भी की थी। ठीक है, और मदद करने के बाद ये दोनों जीत भी गए, तो जीतने के बाद इन्हें इनाम के तौर पे क्या होता है, तो कर्णपुरा का जो क्षेत्र है इन्हें प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ये जो था ये यहीं तक था। ठीक है, अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अब हम आगे छत्र करने। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले भी इसमें बताया था, देखिए मैंने आपको पिछले भी स्लाइड में बताया है कि प्रतापकर्ण के साथ साथ छत्रकर्ण और विराट कर्ण भी क्या थे, तो लोधी वंश के समकालीन थे। लेकिन विराट कर्ण के समय कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमको बस क्या पढ़ना है, छत्रकर्ण के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हम छत्रकर्ण को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लिख देते हैं क्या कि छत्रकर्ण जो थे वो लोधी वंश के समकालीन थे, लोधी वंश के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो वासुदेव की जो मूर्ति थी, वासुदेव की मूर्ति को
कोराम्बे में स्थापित कोराम्बे में स्थापित किया। ठीक है, स्थापित किया। ये जो कोराम्बे है ये कहाँ है, तो ये गुमला में है। कहाँ है, ये गुमला में। इस वासुदेव की मूर्ति से आकर्षित होकर जो आपने सुना होगा, एक वैष्णव संत जो थे, एक मिनट, एक जो थे आपके वैष्णव संत जो थे, ये थे आपके बंगाल के। ठीक है, वैष्णव संत जो थे कौन, तो वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु। वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा से गुजरने के दौरान झारखंड क्षेत्र में ही रुक जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या करते हैं, तो वैष्णव धर्म का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि झारखंड में इन्होंने यानी कि चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, झारखंड में इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और इन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में ठाकुरबाड़ी की स्थापना भी की थी। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ कि क्षत्रकर्ण जो थे वो क्या थे, तो लोधी वंश के समकालीन थे। और इन्होंने क्या किया था, तो वासुदेव की जो मूर्ति है, इसका हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ना। वासुदेव की जो मूर्ति है उसे कहाँ स्थापित किए थे, तो कोराम्बे में, जो कि कहाँ स्थित है, तो गुमला में। ठीक है, और इसी मूर्ति से प्रभावित होकर जो वैष्णव संत थे, कौन, चैतन्य महाप्रभु, कहाँ के थे, बंगाल के। उन्होंने मथुरा से गुजरने के दौरान क्या किया था, या मथुरा लिख लीजिए यहाँ पे, मथुरा जाने के दौरान कर लीजिए। ठीक है, मथुरा जाने के दौरान झारखंड क्षेत्र में ही रुक जाते हैं। और झारखंड में इन्होंने क्या किया, तो वैष्णव धर्म का क्या किया, तो प्रचार प्रसार किया। वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। और संथाल परगना में ही क्या किया, तो ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। ठीक है, अगला जो हमारा शासक आएगा वो कौन आएगा, तो मधुकरण शाह। तो मधुकरण शाह आपने बुक में भी देखा होगा कि इसे मधु सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसे मधु सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो था ये अकबर का समकालीन था। ये अकबर का समकालीन था। ठीक है, अकबर की नीति हमेशा से ही क्या रही है, तो विस्तारवादी नीति रही है। मतलब कि क्या, कि किसी भी दूसरे राज्य को अपने राज्य में क्या करना, तो मिला लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अकबर अपनी विस्तारवादी
अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण विस्तारवादी नीतियों के कारण खुखरा को भी अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात तो वो क्या थी कि यहाँ की जो शंख नदी थी, शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। शंख नदी में क्या होते थे? हीरे पाए जाते थे। तो अब कोई भी जो शासक रहेगा वो क्या चाहेगा कि ये जो खुखरा क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र जहाँ पे इस तरह के मटेरियल अगर मिल रहे हैं तो वो क्या चाहेगा कि वो क्षेत्र मेरा हो, ठीक है। तो उसी क्षेत्र को क्या है कि अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए वो क्या करता है कि 1585 ईस्वी में आपने नाम सुना होगा किसका? तो शहबाज खां खम्बू का। शहबाज खां खम्बू का, ठीक है। कहीं कहीं खम्बू लिखा रहता है। शहबाज खां खम्बू, ठीक है। इसके नेतृत्व में क्या होता है कि एक सेना भेजी जाती है, कहाँ पे? तो खुखरा में, ठीक है। शहबाज खां खम्बू के नेतृत्व में खुखरा विजय के लिए एक सेना भेजी जाती है। एक सेना भेजी जाती है और वो सेना क्या करती है? तो खुखरा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा लूटपाट करती है, ठीक है। और मार धाड़ बहुत ही ज्यादा करती है। तो पहले जो रहते हैं वो मधुकरण शाह इस अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब हुआ क्या कि उस क्षेत्र में जो है बहुत ही ज्यादा ये मार धाड़ और लूटपाट ये सब होने लगा, तो अंततः जो है वो मधुकरण शाह क्या करते हैं? तो मधुकरण शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और सालाना कर देना भी मंजूर किया, ठीक है। मतलब उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली और कर देना भी क्या कर लिया? तो स्वीकार कर लिया, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। मधुकरण शाह तो हो गया। और एक बात हाँ कि इसमें जो मधुकरण शाह जो होता है वो क्या करता है कि मुगलों का जो उड़ीसा जो अभियान होता है उसमें भी क्या करता है? तो उसकी सहायता करता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे मैं क्या करती हूँ, अगले स्लाइड पे लिख देती हूँ। मधुकरण शाह ने उड़ीसा अभियान में भी मुगलों का साथ दिया, ठीक है। तो यहाँ तक ये मधुकरण शाह जितना हम लोग को पढ़ने का है उतना सफिशियंट है, ठीक है। अगला जो शासक आता है वो कौन आता है? तो दुर्जन साल, ठीक है। तो ये जो दुर्जन साल होता है ये जहांगीर का समकालीन होता है। दुर्जन साल जो होता है ये किसका समकालीन होता है?
तो ये जहांगीर का समकालीन होता है, जहांगीर का समकालीन, ठीक है। और ये किसका उत्तराधिकारी होता है, तो ये मधुकरण शाह का क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी, ठीक है। और आप इसे नोट कीजिए या तो फिर कुछ हाईलाइट कर लीजिएगा कि दुर्जन साल जो था वो हीरे का पारखी था, हीरे का पारखी भी था, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, तो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नहीं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि दुर्जन साल जो था वो क्या था, तो हीरे का पारखी था। चलिए आगे हम देखते हैं कि पहले जो शासक हुए, इससे पहले जो मैंने आपको शासक बताया मधुकरण शाह के बारे, जैसे दिखा देती हूँ। जो मधुकरण शाह जो हुआ वो क्या करता है, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और सालाना कर भी देना मंजूर करता है। लेकिन ये जो दुर्जन साल जो आता है, ये ना तो अधीनता स्वीकार करता है और ना ही कर देना उसको पसंद होता है, ठीक है। तो यह बात किसे पता चल जाती है, यह बात जहांगीर को पता चल जाती है, ठीक है। यह बात जब जहांगीर को पता चलती है तो वो क्या करता है कि नागवंशी राजा के विरुद्ध, नागवंशी राजा, नागवंशी राजा के खिलाफ, के खिलाफ जफर खां, जफर खां जो क्या होता है, तो बिहार का सूबेदार होता है, ठीक है, या उसको बनाया जाता है नागवंशी राजा के खिलाफ जफर खां के नेतृत्व में, या जफर खां को, जफर खां को कोकरा क्षेत्र में, कोकरा या खुखरा, ठीक है, कोकरा क्षेत्र में हीरो के खान में, हीरो के खान में, हीरो के खान में अधिकार, अधिकार करने के लिए, अधिकार करने के लिए भेजता है, भेजता है। लेकिन क्या होता है ना कि ये जफर खां की तबीयत थोड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसी के जगह पे क्या होता है, इब्राहिम खां आता है। कौन आता है, इब्राहिम खां। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जफर खां की, एक मिनट, जफर खां की तबीयत, तबीयत खराब हो जाने के कारण, खराब हो जाने के कारण, हो जाने के कारण इब्राहिम खां को, इब्राहिम खां को, खां को बिहार का, बिहार का सूबेदार बनाकर, बिहार का सूबेदार बनाकर कोकरा क्षेत्र में, कोकरा क्षेत्र में हीरो के खान, हीरो के खान पर अधिकार करने के लिए, अधिकार करने के लिए, करने के लिए भेजा जाता है, भेजा जाता है। तो जो अधिकार तो ये कर लेता है और इसके बावजूद ये क्या करता है, तो जो इब्राहिम खां जो होता है वो दुर्जन साल को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। इब्राहिम खां दुर्जन साल को, इब्राहिम खां दुर्जन साल को बंदी बनाकर, बंदी बनाकर मुगल दरबार, मुगल
इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, है ना। मुगल दरबार में भेज देता है, ठीक है। और मुगल दरबार में भेजने के बाद क्या किया जाता है, तो दुर्जन, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि उसके बाद दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, तो इब्राहिम खान जो रहता है वो दुर्जन साल को बंदी बना के कहाँ भेज देता है, मुगल दरबार में। और मुगल दरबार में भेजने के बाद उसे कहाँ भेज दिया जाता है, तो ग्वालियर के किले में। कहाँ भेज देता है उसे, ग्वालियर के किले में, ठीक है। देखिए ग्वालियर के किले में 12 साल बिताने के बाद क्या होता है कि उसे शाह की पदवी देकर उसे मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। कुल 12 वर्षों तक कैद रहने के बाद उसे शाह की पदवी देकर, शाह या शाही, ठीक है, की पदवी देकर मुक्त कर दिया जाता है, एक मिनट, मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। और जब इसे मुक्त कर दिया जाता है तो जो राजा दुर्जन साल होते हैं, राजा दुर्जन साल ने इसके बदले में मुगल बादशाह को 6,000 रुपए सालाना कर देना स्वीकार किया, ठीक है। 12 वर्ष तक कैद रहने के बाद उसे क्या किया जाता है, इसे हम क्या करते हैं, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। 12 वर्ष तक कैद रहने के बाद उसे क्या किया जाता है, तो शाह या तो फिर शाही की पदवी देकर क्या किया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि शाह या शाह की पदवी उसे किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। ये घटना थी आपकी कब की, जब जहांगीर जो है उसे हीरे की परख करनी थी कि वो हीरा जो है वो असली है या नकली है, ठीक है। तो जब जहांगीर को पता चलता है कि दुर्जन साल जो है वो क्या है, तो हीरे का पारखी है, तो उसे दरबार में बुलाया जाता है, हीरे का पारखी, ठीक है। इसे दरबार में बुलाया जाता है तो जो राजा जो दुर्जन साल होते हैं वो हीरे की असलियत क्या कहते हैं, वो पहचान लेते हैं, ठीक है। इसी से खुश होकर जहांगीर ने क्या किया था, तो राजा दुर्जन साल को क्या करते हैं, वो शाह या तो फिर शाही की पदवी देकर उसे सम्मानित किया जाता है। उसके बाद उसे क्या किया जाता है, तो कैद से उसे मुक्त कर दिया जाता है। और इसी से क्या होता है, तो राजा दुर्जन साल क्या करते हैं, तो मुगल बादशाह को 6,000 रुपए सालाना कर देना स्वीकार करते हैं, ठीक है। आगे जो है, एक मिनट इसी में लिख देते हैं, इसे में भी जगह है थोड़ा सा बचा हुआ। नोट पे आप लिखिएगा क्या कि जब ये मुक्त हो जाते हैं तो ये अपनी जो राजधानी है वो दोयसा को बना लेते हैं, ठीक है। राजा दुर्जन साल ने अपनी राजधानी, सॉरी,
अपनी राजधानी द्वैसा को बनाया, अपनी राजधानी द्वैसा को बनाया, ठीक है। और द्वैसा में ही क्या करते हैं, तो एक नवरत्नगढ़ नामक का किला जो है वो बनवाते हैं, ठीक है। द्वैसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला इमारत द्वैसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला बनवाया, ठीक है। यही जो नवरत्न नामक जो पंचमंजिला होता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है, जिसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। इसे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो झारखंड का हम्पी, कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैद के बाद उन्हें कैद से जब वो मुक्त हुए तो उन्हें किसकी पदवी दी गई, शाह या शाही की पदवी दी गई। उन्होंने मुगल बादशाह को 6,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। जब वो कैद से छूटते हैं तो अपनी राजधानी किसे बनाते हैं, द्वैसा को, ठीक है। और द्वैसा में ही नवरत्न नामक क्या करते हैं, तो पंचमंजिला इमारत बनवाते हैं। और यही जो नवरत्न नामक जो पंचमंजिला होता है, यही नवरत्नगढ़ का किला कहलाता है, ठीक है, जिसे झारखंड की हम्पी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, दुर्जन साल की जब मृत्यु हो जाती है, दुर्जन साल के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, तो रघुनाथ शाह जो होता है वो क्या होता है, तो नागवंशी शासक बनता है। रघुनाथ शाह के बाद जो आता है वो राम शाह आएगा, फिर आएगा यदुनाथ शाह। उसके बाद जो नागवंशी शासक आएंगे वो कौन आएंगे, तो शिवनाथ शाह, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला शासक होगा वो कौन होगा, तो उदयनाथ शाह। और एक अंतिम जो शासक बच जाता है वो कौन होता है, तो श्याम सुंदर शाह, ठीक है। हमने दुर्जन साल तक कंप्लीट किया। अभी हमारा जो है वो 6 शासक जो है वो अभी बचे हुए हैं, नागवंशी शासक, ठीक है। इसे हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप अभी जो आपको पढ़ाया गया है इतना, आप इसे क्या कीजिएगा, आपको नोट्स बनाना और इसे बार बार आपको क्या करना है, तो रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ कहना है आप लोगों से कि ये जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पीछे वाला एरिया है यहाँ पे मेरा पिक आता होगा, ठीक है। इस जगह पे मेरा पिक आता होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये ब्लैंक स्लाइड पे यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे पिक आता होगा। तो यहाँ जो भी अगर लिखा होगा, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हुआ है तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप वहां से इसे नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और बचा हुआ जो हमारा जो शासक है, यहाँ पे जो 6 शासक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।